मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिमांड एंड सप्लाई का सेकेंड यूनिट, थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई देखिए, जो डिमांड का कॉन्सेप्ट था वो हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू था कि डिमांड डिमांड क्या होती थी जब तीन ये चीजें पूरी हो जाती थी, एक डिजायर, विलिंगनेस, एक एबिलिटी टू पे, तब वो डिमांड कहलाती थी। ठीक है जी। सप्लाई सप्लाई क्या है? सप्लाई जो है एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सप्लाई का मीनिंग। एक्चुअल में सप्लाई होता क्या है? सप्लाई का मतलब यही होता है ना। आप लोगों ने अभी तक क्या सुना है सप्लाई के बारे में? सप्लाई के बारे में यही सुना है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है या ट्रेडिंग कंसर्न होती है वो क्या है, कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है एज पर देयर डिमांड। ठीक है जी, उसको हम सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई गुड्स में भी हो सकती है, सर्विसेज में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई मीनिंग के ऊपर। इन ए मार्केट इकोनॉमी सेलर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई साइड। ठीक है ना। सेलर्स जो है प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सप्लाई साइड। ठीक है जी। As the term demand refers to the quantity of a good or service that the consumers are willing and able to purchase at a various prices during a given period of time। ठीक है जी, जो मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया। कहते हैं सप्लाई का टर्म क्या है? जो टर्म सप्लाई है रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड्स और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट ए वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वहां पर हम बात कर रहे थे कि जो कंज्यूमर है विलिंग है और एबल टू परचेज है एट ए वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग समय पर गुड्स को पे करने के लिए रेडी है और गुड्स को परचेज करने के लिए विलिंगफुल भी है। ठीक है जी, ये डिमांड के रेफरेंस में था। सप्लाई क्या है? सप्लाई कहते हैं अमाउंट टू द गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग। यहां पर क्या है? प्रोड्यूसर्स क्या है? विलिंगफुल भी हैं और कहते हैं एबल टू ऑफर भी हैं। कई बार देखिए, प्रोड्यूसर कहते हैं बेचना तो चाहते हैं, गुड्स बना के बेचना तो चाहते हैं, पर जिस प्राइस पे मार्केट डिमांड कर रही है वो प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या है, डिमांड जो है बहुत लो प्राइस पे होती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है पॉसिबल नहीं होती। जैसे कई सारी चीज़ें इंडिया में नहीं बनती। आईटी रिलेटेड आप बात कर लीजिए, आईटी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो डिवाइसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम चाइना से बनकर आते हैं। तो रीज़न क्या है? जो प्राइजेस पे ऑलरेडी अवेलेबल है प्रोडक्ट जो चाइना से आते हैं, इंडियन कंपनीज जो क्या है उनको compete कर ही नहीं सकती। इतने लो प्राइस पे वो compete ही नहीं कर पाती, इसलिए क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम या ना के बराबर ही करते। ठीक है, ये करते ही नहीं। ठीक है ना। मतलब क्या है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सप्लाई उस प्राइजेस पे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, मैक्सिमम केसेस में चाइना ही राज करता है। ठीक है ना। इसी यही रीजन है कि ना चाहते हुए भी सबको चाइना से ही गुड्स परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो मतलब क्या है, कहते हैं यहां पर प्रोड्यूसर्स विलिंगफुल भी है और एबल टू ऑफर भी है। ऑफर इस प्राइस पे देना भी चाहता है और एबल भी है, विलिंगफुल भी है और एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट ए वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, समय समय पर उस प्राइसेस पर और ऑफर करने के लिए तैयार है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? सप्लायर सप्लायर क्या है? विलिंगफुल भी है और रेडी टू ऑफर भी है गुड्स या सर्विसेज को ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइजेस। ठीक है जी। कहते हैं टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू द सप्लाई। कहते हैं ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सप्लाई को अप्लाई होते हैं। पहला, सप्लाई रेफर्स टू व्हाट ए फर्म ऑफर फॉर द सेल इन द मार्केट। कहते हैं सप्लाई क्या है? कुछ भी जो गुड्स ऑफर की जा रही है, किसके द्वारा? सप्लायर द्वारा, सेलर द्वारा, किसमें? मार्केट में। ठीक है जी। सप्लाई क्या है? कोई भी गुड्स या सर्विस
सप्लायर द्वारा, सेलर द्वारा मार्केट में ऑफर की जा रही है सेल के लिए, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग, कहते जरूरी नहीं है कि वो अपना सेलिंग करने में सक्सेसफुल हो ही जाए, ठीक है ना। व्हाट इज ऑफर्ड मे नॉट गेट सोल्ड, ठीक है ना, कहते जो उसने ऑफर किया है हो सकता है वो सेल ना हो, ठीक है जी। दूसरा सप्लाई क्या है, फ्लो है। सप्लाई क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्लो है, ये नहीं कि एक बार आप जो आप बेच रहे हो तो आप सप्लाई नहीं कहते। द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे एंड पर वीक और पर ईयर, ठीक है ना। सप्लाई क्या है, फ्लो है, क्वांटिटी सप्लाई इज सो मच पर टाइम, ये क्या है, पर यूनिट ऑफ टाइम है, पर डे है, पर वीक है या पर ईयर है, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारा सप्लाई का मीनिंग हो गया और सप्लाई की जो कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं वो भी हो गया, ठीक है जी। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करे थे वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई हैं, किन किन फैक्टर्स पर जिनके ऊपर सप्लाई डिपेंड होती है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स पर, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स पर सप्लाई डिपेंड करती है, मतलब जो सेलर है इन फैक्टर्स के बेस पर सप्लाई बढ़ाता है घटाता है, ठीक है जी। पहला और सबसे मेन फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स। सबसे मेन चीज, अगर कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो अदर फैक्टर्स हैं, अगर वो सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें होगा, प्राइस में। हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ द गुड्स, अगर गुड्स का प्राइस जितना ज्यादा होगा सेलर उतना ज्यादा ऑफर करेगा, ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट विल बी सप्लाइड। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, द क्वांटिटी परचेज क्या हो जाएगी, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल देन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इंक्रीजेस। मतलब क्या था, डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप था। सप्लाई में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है जी। जितना ज्यादा प्राइस मार्केट में घटेगा सप्लाई उतनी ज्यादा घट जाए, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। अब देखिए कहते क्यों ये रूल ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जितना ज्यादा गुड्स का प्राइस बढ़ेगा मार्केट में उतना ज्यादा बिजनेस एंटिटी को, सेलर को प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का कौन लालच नहीं रखता, कौन इच्छा नहीं रखता, सभी बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही बनी है, ठीक है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही बेस्ड है। तो क्यों वो पीछे रहेंगे, जितना ज्यादा प्राइस होगा वो उतना ज्यादा प्रॉफिट के लिए कंसर्न रहेंगी, उतना ज्यादा इंटेंडेड रहेंगी। इसलिए जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा गुड्स का, हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स हायर द सप्लाई विल बी, ठीक है जी। लोअर द प्राइस ऑफ द गुड्स लोअर द सप्लाई विल बी, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म टू अर्न द प्रॉफिट, एंड ceteris paribus प्रॉफिट राइजेस इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑब्वियस है जी, प्राइस अगर बढ़ेगा प्रोडक्ट का तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है जी। पहला डिटर्मिनेंट, पहला फैक्टर क्या हुआ, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, ठीक है जी। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आपको याद होगा दो तरीके की होती थी, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है जी। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स के बारे में दो चीजें मैंने आपको बताया, अगर प्राइस ऑफ द अदर गुड्स राइजेस दे बिकेम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड्स इन क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर कहते हैं अदर गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, अगर दूसरी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ जाए, दे बिकम
relatively more profitable to the firm to produce and sell than the goods in question. It implies that if the price of Y rises, the quantity supply of X will be fall. ठीक है जी. For example, if the price of the wheat rises, the farmer may shift their land to wheat production away from the corn and soybean. ठीक है ना. अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है. यहां पर अगर दूसरी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, अगर दूसरी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी जो सप्लाई है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? गुड्स की, रिलेटेड गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हम वहां पर शिफ्ट कर जाएंगे. ठीक है जी. इसलिए क्या बताया गया है आपको एग्जाम्पल में, अगर वीट के प्राइजेस राइज कर जाते हैं, ठीक है, फार्मर जो क्या है, मे शिफ्ट देयर लैंड टू वीट प्रोडक्शन. वो क्या है, वीट प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. क्यों? क्योंकि क्या है, उनको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है ना, वो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे अदर देन दूसरी प्रोडक्ट को क्यों बनाना पसंद करें. ठीक है जी. दूसरा, प्राइजेज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट. पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी या फिर रिलेटिव प्रोडक्ट, या दूसरा रिलेटेड प्रोडक्ट. ठीक है जी, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है चाहे सब्स्टिट्यूट. तीसरा है प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोग जो हमारा चैप्टर है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, वहां पर पता लग जाएगा आपको. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लाई. कहते हैं कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है जी. कहते हैं ए राइजेस इन द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन will cause an increase in the cost of making those goods that use a great deal of that factor than in the cost of producing those that use relatively small of the factor. For example, rise in the cost of a land will have a large effect on the cost of producing a wheat and very small effect on the cost of producing the automobile. ठीक है ना. कहते हैं अगर कोस्ट में इंक्रीमेंटल आता है किसकी, लैंड में, कहते लार्ज इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द व्हीट. ठीक है ना. और बहुत ही थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, ऑटोमोबाइल कंपनी को. ठीक है. Thus a change in the price of one factor of production will cause changes in the relative profitability of different line of production and will cause producers to shift from one line to another and thus supply of different commodity will. ठीक है जी. चौथा क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब कई बार क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी सप्लाई डिपेंड करती. कई क्या होता है, कई बार एक प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो उसमें उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है. टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से आपका प्रोडक्शन फंक्शन चेंज होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एक लार्जली इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. जिसकी वजह से आपका जो टोटल वे है प्रोडक्शन का वो चेंज हो जाता है. ठीक है. द सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो. है ना. बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आजकल तो हर चीज ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है. ठीक है. कहते हैं इन्वेंशन और इनोवेशन टेंड्स टू मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर बेटर गुड्स विद द सेम रिसोर्सेज. ठीक है ना. वही रिसोर्सेज के साथ हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे गुड्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करें. इसी तरीके से दे टेंड टू इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सम प्रोडक्ट and to reduce the quantity supply of product that are displaced. ठीक है जी. Availability of spare production capacity and the ease with which factor substitution can be made, the cost of such substitution also determines supply. ठीक है ना. वो देखते हैं कि कौन सी गुड्स में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर वो इजीली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं. इसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से. ठीक है ना. उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी क्या कहती है जी. कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड मे बी सब्जेक्ट टू द इम्पोजिशन ऑफ कमोडिटी टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, जीएसटी. ठीक है ना. कहते हैं ये चीजें भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो अलग अलग समय पर टैक्सेस लगते हैं, रेट ऑफ टैक्स चेंज होते हैं, ये भी सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं. ठीक है जी.
these raise the cost of production, and so the quantity supply of a good would increase only when its prices in the market rises. कहते सब्सिडी ऑन द अदर हैंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है मशीनरी के लिए, ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मशीनरी के लिए, ऑपरेशन के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो जिस सब्सिडी से क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाता है, इसलिए वो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल हो जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन सच एज इम्पोर्ट कोटा ऑन द इनपुट्स, राशनिंग ऑफ इनपुट सप्लाई, ठीक है, एक्सेट्रा, प्रोडक्शन टेंड्स टू फॉल, ठीक है ना। कई बार क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्ट के ऊपर कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते रॉ मटेरियल, ठीक है। अब हमारे को प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो क्या है, इंपोर्ट ही होना है। इसकी वजह से हमें क्या है, मजबूरन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से मजबूरन हमें सप्लाई लिमिटेड करनी पड़ती है, सप्लाई हमारी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे इंडिया क्या करता है, चाइना के साथ डीलिंग करना बंद कर देता है, ये कहता है कि आप बस इतने ज़्यादा से ज़्यादा इतने यूनिट मंगवा सकते हो, रॉ मटेरियल इतना मंगवा सकते हो, ठीक है जी। तो उस केस में क्या है, आपकी जो सप्लाई होगी मार्केट की आउटपुट की, आपकी जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड हो जाएगी ऑटोमेटिक। रीज़न क्या हुआ, सप्लाई चेंज होने का रीज़न क्या था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी की चेंज होने की वजह, ठीक है जी। पहला क्या था हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से, ठीक है जी, तो हमारा डिटर्मिनेंट जो सप्लाई का है। दूसरा रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज होने से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तीसरा हमारा था प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकती है, जिससे क्या है, सप्लाई चेंज हो सकती है। चौथा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, सप्लाई चेंज हो सकती है। पांचवा गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है जी। और छठवां है नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उसी हिसाब से सप्लाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ठीक है, उसी हिसाब से ही कई बार क्या होता है, हम सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, चेंज करते हैं या डिपेंड करती है। कहते अंडर कंपिटिटिव कंडीशन सप्लाई विल बी मोर देन दैट अंडर monopolized conditions, and if there are large number of firms in a market supply will be more, क्योंकि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो कम होगी, इसलिए हम ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करें। Besides enter of new firms either domestic or foreign cause the industry supply curve to shift rightward, ठीक है ना। तो जैसे जैसे नई फर्म्स आती जाएंगी वैसे वैसे जो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा, मतलब कम होता शुरू, ठीक है जी, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सातवां और लास्ट अदर फैक्टर, ठीक है जी। द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज, गोल्स ऑफ द फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे देश की कैसी है या स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, नेचुरल फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि वेदर है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक आ गया किसी साल, ठीक है, और मैन मेड फैक्टर्स जैसे कि वॉर, लड़ाई हो गई किसी चाइना के साथ, मान लो पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से हमारा बिजनेस चेंज हो गया, ठीक है, मटेरियल मिलना या सप्लाई होना चेंज हो गया, लेबर स्ट्राइक कर दी, राइट्स, दंगे वगैरह हो गए कई बार, ठीक है, जैसे पिछले कुछ सालों से कुछ स्टेट्स में, जैसे हरियाणा में लगातार 2016 में, 17 में, 15 में, 16 में, 17 में लगातार हर साल दंगे होते रहे, ठीक है जी। किसी साल रामपाल बाबा की वजह से, किसी साल अपना जाट आरक्षण हुआ, किसी साल राम राम रहीम से अपना, उनकी वजह से लोगों दंगे हुए अलग अलग, ठीक है। तो ये कम्युनल राइट्स की वजह से भी क्या है, सप्लाई चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे, डिटर्मिनेंट्स थे, जिनकी वजह से सप्लाई जिनके ऊपर डिपेंड कर, ठीक है जी। पहला प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है जी। दूसरा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चौथा हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी। पांचवा, चौथा गवर्नमेंट पॉलिसी।
पांचवा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, छठवां कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, सातवां अदर फैक्टर, ठीक है जी। अदर फैक्टर में आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाते हैं, वॉर वगैरह आ गई, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी। वो फर्म का अपना गोल आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। कुछ मैन मेड रीजंस हो गए, जैसे दंगे की हम बात कर रहे थे, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड विद वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द सप्लाई ऑफ द, कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है सप्लाई की, गुड्स सप्लाई की, ठीक है जी, रिलेटेड वेरिएबल के साथ। कहते हैं नॉर्मली सप्लाई इज रिलेटेड विद द प्राइस, कहते हैं आमतौर पर जो सप्लाई है इसके साथ रिलेट करती है प्राइस के साथ। जैसे हमने बात किया, हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स और द सप्लाई ऑफ द गुड्स, ठीक है जी। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। कहते हैं बट इट कैन बी रिलेटेड विद द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, स्केल ऑफ ऑपरेशन, जैसे हमने फैक्टर पढ़े की वजह से। कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई पढ़े, वो सारे सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें आएगा, प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स में चेंज आएगा, बाकी सभी फैक्टर ऑफ सप्लाई, सभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई सेम रहेंगे, ठीक है। कंडीशन ये है, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर फॉर सेल विल इंक्रीज, द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज, ठीक है, एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज द सप्लाई ऑफ द, ठीक है जी। क्या लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, अगर प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर, ठीक है जी। एंड द वन मोर थिंग दैट इज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है जी। कहते जो लॉ ऑफ सप्लाई है कॉमन सेंस के बेस्ड पर है, कैसे, कहते हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स होगा, हायर द प्रॉफिट होगा, बिल्कुल सही है जी। जितनी ज्यादा गुड्स की प्राइसिंग होगी, सप्लाई उतनी ज्यादा होगी, सप्लाई जितनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। तो क्यों, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, ठीक है ना। इसलिए बोला गया है द ग्रेटर द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न, दस ग्रेटर द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड ऑफर फॉर इट्स, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं इस लॉ, द लॉ इज नोन टू बी करेक्ट इन लार्ज नंबर ऑफ केस, कहते हैं ये जो लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लार्ज मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम सिचुएशंस में सही होता है, करेक्ट होता है, ठीक है जी। देयर इज ए एक्सेप्शन, हर जगह पे एक्सेप्शन होती है, ना कुछ यहां पर भी है, देयर इज ए एक्सेप्शन, ठीक है जी। हाउ एवर इफ वी टेक द सप्लाई ऑफ ए गुड्स, वी टेक द सप्लाई ऑफ ए लेबर एट वेरी हाई वेजेस, कहते हम अगर सप्लाई को, लेबर सप्लाई को हाई वेज रेट पे ले लेते हैं, वी मे फाइंड दैट द सप्लाई ऑफ लेबर हैज डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी रेदर देन इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर क्या है, वी टेक द सप्लाई ऑफ लेबर एट ए वेरी हाई रेट, हाई वेजेस, वी मे फाइंड दैट द सप्लाई ऑफ लेबर हैज डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, ठीक है जी। दस द बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन द फिनोमेनन कंसीडर दैट द डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन द सप्लाई, ठीक है जी। द बिहेवियर ऑफ ऑल्सो सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टाइम टेकन इन द कंसिडरेशन, कि टाइम कितना इन्वॉल्व है उसमें। इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन इट मे नॉट बी इजी टू इंक्रीज द सप्लाई, बिल्कुल जी। जैसे शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, सेम वही चीज ही है कि आप सप्लाई शॉर्ट रन में कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन सप्लाई कैन बी इजीली एडजस्टेड इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन, बिल्कुल जी। आप अचानक एकदम, अब आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आप 10,000 की प्रोडक्शन कर रहे हो,
सप्लाई मान लीजिए आप 10,000 यूनिट की कर रहे हो अभी, अचानक मार्केट में डिमांड 1 लाख यूनिट की क्रिएट हो जाती है, मान लीजिए, एग्जाम्पल लेट कर लीजिए, ज्यूम कर लीजिए, तो क्या आप उसी स्पीड से इंस्टेंटली इंक्रीज कर सकते हो सप्लाई? तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज नहीं किया जा सकता इतनी, ठीक है जी। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन थ्रू ए सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, ठीक है जी। चलिए सप्लाई शेड्यूल भी पढ़ते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या था, जैसे डिमांड शेड्यूल और डिमांड क्या था, कर्व था, ऐसे ही सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व है। डिमांड शेड्यूल क्या बताता था, एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती थी कि हम लोग क्या कहते थे कि किस तरीके से डिमांड डिक्रीज हो रही है प्राइस इंक्रीज होने से, किस तरीके से डिमांड इंक्रीज हो रही है प्राइस डिक्रीज होने से, ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की, ठीक है जी, सप्लाई शेड्यूल थ्रू टेबल, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर प्राइस जो था 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, क्या हुआ जी, प्राइस बढ़ता गया, सप्लाई हमारी 5 से 35 हो गई, फिर 45 हो गई, फिर 55 हो गई, फिर 65 हो गई। मतलब जब 1 रुपये रेट था गुड्स का, तो हम लोग सप्लाई करते थे कितने, 5 kg। जब सप्लाई प्राइस बढ़ गया तो हमने सप्लाई सीधा ही 5 से 35 कर दी, 5 to 35 कर दी। फिर जब प्राइस 5 रुपये पर kg तक आ गया तो हमने सप्लाई 65 kg कर दी, ठीक है जी। सप्लाई हमने बढ़ा के कितनी कर दी, 65 kg कर दी, ठीक है जी। अब बस यही कुछ ही एक्सप्लेन किया गया है। कहते 1 रुपये जब था तो सप्लाई हमारी कितनी थी, 5 kg थी, और एक्स जो था ऑफर करता था सेल के लिए, ठीक है। जब एट 3 रुपीज, जब 3 रुपये आया तो कितनी सप्लाई हो गई, 45 हो गई, ठीक है। अब इसी को, अब देखिए आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, वहां पर डिमांड कर्व में क्या होता था, एक्स एक्सिस क्या होता था, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है जी। और प्राइस एक्स एक्सिस में हो गया, वाई एक्सिस में, ठीक है जी। अब देखिए प्राइस 1 से 5 रुपये तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रुपये प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, 5 थी। जब 2 रुपये प्राइस था, जब 2 रुपये प्राइस था तो डिमांड कितनी हो गई थी, 35 हो गई थी। 2 रुपये प्राइस था तो सप्लाई कितनी हो गई, 35 हो गई, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका, करेक्ट है जी। हाईलाइटर यूज कर लेते हैं, ये 2 पे आ गया। जब प्राइस 3 हो गया तो आई थिंक 45 हो गया था, बिल्कुल सही। प्राइस जब 3 रुपये हो गया तो सप्लाई कितनी हो गई, 45 हो गई जी, ठीक है। उसके बाद 4 रुपये प्राइस हुआ तो सप्लाई 55 हो गई, ये 4 रुपये प्राइस हो गया और सप्लाई 55 हो गई जी, ठीक है। और 5 रुपये पे 65 हो गया था, 5 रुपये पे 60, ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। अब देखिए किस तरीके से जो सप्लाई कर्व है क्या हो रहा है, यहाँ से सप्लाई इस तरीके से बढ़ रही है आपकी, अपवर्ड हो रहा है, सप्लाई कर्व क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड हो रहा है, ठीक है जी, अपवर्ड हो रहा है। तो क्या बोलते हैं जी, चलिए वी ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू ए प्लॉटेड पॉइंट्स, ठीक है जी, पॉइंट्स के थ्रू हमने स्मूथ कर्व जो है प्लॉट कर लिया है। वी गेट द सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है जी। सप्लाई कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कहते हैं सप्लाई शेड्यूल, इट शोज द क्वांटिटी ऑफ एक्स ऑफर फॉर प्राइस ऑफ एक्स, इट स्लोप्स अपवर्ड, जैसे मैंने आपको बोला स्लोप्स क्या है, इट स्लोप्स अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, राइट की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव स्लोप है, शोइंग दैट द प्राइसेस इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी, सिंपल है, कुछ खास नहीं था टेक्निकलिटी। चलिए जी आगे, चलिए मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, इंक्रीज या डिक्रीज, कहते जो मूवमेंट है सप्लाई कर्व में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे है, चलिए कहते व्हेन द सप्लाई ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, कहते जब सप्लाई गुड्स की इंक्रीज होती है एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, कहते वी से दैट देयर एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, जी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है
इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे आपको याद होगा डिमांड में 4 चीजें होती थी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, 4 चीजें होती थी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज। ठीक है जी, चलिए व्हेन द सप्लाई ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ ए गुड इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इट्स प्राइस। ठीक है जी, सप्लाई इंक्रीज हुई है किस वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह। वी से दैट देयर इज ए इंक्रीज इन द क्वांटिटी। ठीक है जी, पहले जैसे वहां पर था डिमांड में वैसे ही सप्लाई, एंड देयर इज ए अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। और क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है जी, वहां पे आपको याद होगा डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड था, स्लोप डाउनवर्ड था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्लोप अपवर्ड मूवमेंट है। ठीक है जी, द रिवर्स इज द केस व्हेन देयर इज ए फॉल इन द प्राइस ऑफ द। जब प्राइस फॉल होगा तो रिवर्स उल्टी गिनती में चला जाएगा। प्राइस जैसे जैसे फॉल होता जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर उल्टा लगा लीजिए आप, यहाँ पर आप रिवर्स गियर में ले लीजिए। मान लीजिए ये प्राइस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। ठीक है, मान लीजिए ये प्राइस 4 रुपये है, ये 3 रुपये है। ठीक है, और ये सप्लाई लगा लीजिए 100 है, ये 150 है। ठीक है जी, जब प्राइस 4 रुपये था तो सप्लाई कितनी थी, जब प्राइस 4 रुपये था तो सप्लाई कितनी थी, 150। उल्टा ले लीजिए, जब प्राइस 3 रुपये था तो सप्लाई 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब है तो सप्लाई कब होगा, स्लोप डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर डिक्रीज की एग्जांपल आप लेते हो तो। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी, क्वांटिटी सप्लाई। चलिए नेक्स्ट है शिफ्ट्स, शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व। अब शिफ्ट कैसे होंगे सप्लाई कर्व में, इंक्रीज या डिक्रीज। व्हेन द सप्लाई कर्व बॉडीली शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। अब राइट की तरफ कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाई, एज a result of change in the one of the factor that influence the quantity supply other than the commodity's own price। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आपको याद होगा, मैं आपको डिमांड का बताता हूं पहले, फिर आपको याद आ जाएगा, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। 4 चीजें होती थी, सबसे पहले नंबर पे क्या होता था, सबसे पहले नंबर पे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किस वजह से होती थी, प्राइस इन डिक्रीज की वजह से। प्राइस डिक्रीज हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कब होता था, जब प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई, तो उसको हम क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन बोलते। ठीक है जी, अब अदर फैक्टर में चेंजेस आए, अदर फैक्टर्स में क्या आया, चेंज आया, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड जो क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसको क्या बोलते थे, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, और अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, बढ़ घट गई, तो उसको क्या बोलते थे, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी, याद है जी आपको। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज ही है, सिंपल सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया शुरू से। अगर प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है जी, और प्राइस घटने की वजह से सप्लाई कम हो रही है, देयर इज ए डिक्रीज इन द सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। सिंपल है जी। ठीक है, अब आते हैं, अब आपको याद होगा वहां पर भी शिफ्ट बोलते थे, शिफ्ट कौन से, यहां पर इसमें भी शिफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्ट बोलते थे,
यहां पर क्या होता था, स्लोप एक्सपेंशन में क्या होता था, स्लोप अपवर्ड होता था, स्लोप तो ये डाउनवर्ड होता था, और इसमें क्या होता था, स्लोप अपवर्ड होता था, स्लोप डाउनवर्ड होता था। ठीक है, किसमें, जब एक्सपेंशन होती थी, और कॉन्ट्रैक्शन में स्लोप अपवर्ड होता था, और इसमें शिफ्ट राइटवर्ड होता था, शिफ्ट राइटवर्ड होता था, और इसमें शिफ्ट लेफ्टवर्ड होता था। आ गया जी याद सब कुछ। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर अगर अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई है, कहते हैं व्हेन द सप्लाई कर्व बॉडीली, व्हेन द सप्लाई कर्व बॉडीली शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है जी, राइट की तरफ अगर बढ़ा है, देन there is a result in change in one of the factor that influence the quantity supply other than the commodity own price। ठीक है जी, मतलब क्या है, अगर राइट वर्ड हुआ है, ठीक है, किस वजह से, प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो किस वजह से, तो प्राइस नहीं इंक्रीज हुआ, अदर फैक्टर में चेंज आया है, अदर फैक्टर में चेंज आया है, अदर फैक्टर में चेंज आने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई, अदर फैक्टर में वन ऑफ द फैक्टर चेंज होने से सप्लाई में इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, सप्लाई अगर इंक्रीज हुई है तो वहां पर क्या होगा, शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा। और अगर अगर क्या हुआ है, वी से दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा अगर डिक्रीज, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से सप्लाई अगर डाउन आ गई है तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, सेम वही तरीका ही है। ठीक है, ये आ गया आपका, ये लेफ्टवर्ड वाला आ गया, ये राइटवर्ड वाला आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है आपके सामने। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो। ठीक है जी, ये हो गया आपका, वही चीज इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे राइट लेफ्ट, ठीक है, और स्लोप डाउनवर्ड अपवर्ड, और लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। ये हमारा हो गया, शिफ्ट्स हो गए, शिफ्ट राइटवर्ड, राइटवर्ड क्या क्या है, जब अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ गई तो शिफ्ट क्या हो गया, राइटवर्ड हो गया, और अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज हो गई तो वो क्या हो गया, स्लोप लेफ्टवर्ड हो गया। ठीक है जी, और दूसरा इंक्रीज इन सप्लाई, जब प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गई तो क्या बोलते हैं उसको, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, और डिक्रीज अगर प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घट गई, दैट इज डिक्रीज। ठीक है जी, ठीक है जी, प्राइस की वजह से, अगर प्राइस की वजह से है तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और अदर फैक्टर की वजह से तो फिर क्या होगा, शिफ्ट्स बोलेंगे, शिफ्ट्स राइटवर्ड लेफ्ट। चलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता था, रिस्पॉन्सिवनेस, प्राइस चेंज होने से कितना रिस्पॉन्स, किस रिस्पॉन्स में डिमांड चेंज हुई, यहां पर भी क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन प्राइजेस ऑफ द गुड्स। ठीक है जी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिवनेस इसमें सप्लाई में, सप्लाई में क्या रिस्पॉन्स आया है, गुड्स की कमोडिटी के प्राइजेस चेंज होने, गुड्स के प्राइजेस चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज आया है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफाइन एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड टू द चेंज इन इट्स प्राइजेस। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज, यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से सप्लाई मेजर करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है जी, के बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे चेंज कर कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है जी, और चेंज इन प्राइस में, चेंज इन
प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा परसेंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल भी है आपके पास कि पहले हम सप्लाई करते थे 2000 यूनिट, अब सप्लाई करते हैं 2100 यूनिट, तो चेंज कितने का आ गया? चेंज आ गया 100 यूनिट का। ठीक है जी। पहले प्राइस, सॉरी ये प्राइस है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का इंक्रीज है। पहले सप्लाई होती थी 2500 यूनिट, अब इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है कितनी? 3000 यूनिट हो गई। तो प्राइस बढ़ने की वजह से, 100 रुपये प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई कितनी क्वांटिटी बढ़ गई है? 500 यूनिट। ठीक है जी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। वो कितना हुआ है? 500 यूनिट बढ़े हैं कितनी क्वांटिटी के लिए? बेस ओरिजिनल कितना है? 2500। ठीक है जी। ये कितना हो गया? 20। ठीक है जी। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है जी। कितना बड़ा है? 100 रुपये इंक्रीज हुआ है, बेस कितना है? 2000 रुपये है, तो 100 डिवाइड बाई 2000, ये आपका चेंज आ गया 100 डिवाइड बाई 2000, दैट इज 5%। प्राइस कितना बड़ा है? 5%। ठीक है जी। प्राइस बड़ा है 5% और सप्लाई बढ़ी है कितनी? सप्लाई बढ़ी है 20। क्या आंसर आ गया हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 20 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 5, तो ये हो गया 4। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? 4 आ गई। ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? 4 आ गई। बिल्कुल करेक्ट है जी। है बिल्कुल वही तरीका है कि हम डिमांड कैलकुलेशन करते थे, वैसे ही सप्लाई इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें। ठीक है जी। चलिए आगे जी। चलिए, अब डिमांड में आपको याद होगा इलास्टिसिटी 0, 1, लेस देन 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी। ठीक है जी। यही 5 सिचुएशन होती थी। ठीक है जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यहाँ पर भी वही 5 सिचुएशन ही है। पहला, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक किसको बोलते थे? जीरो को बोलते थे। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? प्राइजेस जितना मर्जी इंक्रीज हुआ है, प्राइस जितना मर्जी डिक्रीज हुआ है, सप्लाई उतनी, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड रिमेन अनचेंज। ठीक है जी। प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हुआ है, जितना मर्जी डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी सप्लाई उतनी है, कोई चेंज नहीं आया। वी से दैट द सप्लाई जीरो। ठीक है जी। वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब साथ साथ फटाफट कर्व के थ्रू समझते जाइए। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस हो गया प्राइस हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, प्राइस आपका चाहे इंक्रीज होता गया है, ठीक है, चाहे डिक्रीज होता गया है। ठीक है। चाहे उसको अपवर्ड की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप डाउनवर्ड की एग्जांपल ले लीजिए, सप्लाई एज इट इज यहाँ पे ही है, यहाँ पर ही रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज, सप्लाई उतनी ही। ठीक है जी। सप्लाई एज इट इज रहेगी, एक्ट रहेगी। ठीक है जी। चलिए दूसरा आते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। ठीक है जी। रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल, रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होता है? लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? जितने परसेंट, जिस प्रपोर्शनेट में प्राइस बढ़ा है, उस प्रपोर्शनेट में सप्लाई नहीं बढ़ी। जिस प्रपोर्शनेट में प्राइस बढ़ा है, उस प्रपोर्शनेट सप्लाई नहीं बढ़ी। ठीक है जी। इफ एज रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स इट सप्लाई लेस देन द प्रपोर्शनेट। ठीक है जी। लेस देन द प्रपोर्शनेटली, वी से दैट द सप्लाई ऑफ ए गुड्स इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जैसे मैंने आपको बोला, रिलेटिवली लेस इलास्टिक बोल सकते हो, रिलेटिवली इन इलास्टिक बोल सकते हो। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 भी बोल। ठीक है जी। तो मान लीजिए यहाँ पर और जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आप मान लीजिए 20 आया है, और सॉरी परसेंटेज चेंज इन
प्राइस आया है जो 15% प्राइस बढ़ा है, ठीक है, 15% आपका प्राइस बढ़ा है, ठीक है, और सप्लाई कितनी बढ़ी है, मान लीजिए 12% बढ़ी है। 15% आपका प्राइस बढ़ा था और 12% सिर्फ सप्लाई बढ़ी है। तो यहां पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी हो गई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 12 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15। तो ये आ गया 12 डिवाइड बाई 15, ये आपकी आ गई 0.8, दैट इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है जी। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस हो गया प्राइस, ठीक है जी। मान लीजिए हमने जैसे 15% की एग्जांपल ली, प्राइस जो था क्वांटिटी सप्लाई मान लीजिए कितना हुआ, प्राइस हमारा पहले मान लीजिए 10 था, ठीक है, 15% इंक्रीज हो गया मान लीजिए 11.5 हो गया, ठीक है, और सप्लाई पहले 100 थी, ठीक है, अब कितनी हो गई 112 हो गई, ठीक है जी। ये आपका आ गया ओरिजिनल सिचुएशन आ गई ये, ठीक है, और ये हमारी आ गई तो चेंज के बाद सिचुएशन थी, ठीक है जी, चेंज के बाद हमारी सिचुएशन, ठीक है जी, सिंपल था बिल्कुल। ये रिलेटिवली लेस इलास्टिक, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है बट विद द डिक्रीजिंग, ठीक है जी। अब आते हैं रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई मतलब मोर देन 1, मतलब जितने परसेंटेज में हमारा प्राइस बढ़ा है उससे ज्यादा परसेंटेज में सप्लाई बढ़ी है, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या मोर देन 1 बोल। एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि प्राइस जो बढ़ा था, प्राइस जो बढ़ा था, प्राइस इंक्रीज हुआ था कितना, प्राइस डिक्रीज लगा लीजिए चाहे आप एग्जांपल, प्राइस डिक्रीज हुआ था 10% और सप्लाई डिक्रीज कर दी हमने 15%, सप्लाई डिक्रीज हो गई कितनी 15। तो क्या हमारा आंसर हुआ, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 15, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1.5 हो गया जी, दैट इज मोर देन 1, ठीक है जी। मतलब क्या है, अगर 1% प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है 1.5%, 1% सप्लाई घटती है 1.5% सप्लाई। if the change of if the elasticity of supply is greater than 1, it means the quantity supply of a good changes the substantially in response to the small change in the price of good. We say that supply is relatively elastic, relatively elastic बोल सकते हैं, more than 1 बोल, ठीक है जी। अब इसको जैसे हमने more than 1 में था, less than 1 में था, उस तरीके से सिचुएशन 1 और सिचुएशन में, ठीक है जी। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, फुल इलास्टिक 1 बोल सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, जितने परसेंटेज में प्राइस बढ़ा है उतने परसेंटेज ही उसी प्रपोर्शनेट में उसी रिस्पॉन्स में ही सप्लाई इंक्रीज हो, ठीक है जी। जिस प्रपोर्शनेट में प्राइस इंक्रीज हुआ है उसी प्रपोर्शनेट में सप्लाई इंक्रीज हुई, सेम रिस्पॉन्स, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है जी। इफ द रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, ठीक है जी। जितने परसेंटेज में प्राइस इंक्रीज हुआ है उतने परसेंटेज में ही उतना ही सप्लाई इंक्रीज, द सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू द, ठीक है जी, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपये प्राइस था, ठीक है, और सप्लाई कितनी थी 100 यूनिट की थी। यहाँ पे हमने 20% प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस 2 रुपये कर दिया, प्राइस 12 हो गया मान लीजिए, सप्लाई हम क्या कर देंगे 120 का, मतलब कितने परसेंट, 20% प्राइस बढ़ा, 20% सप्लाई बढ़ गई, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ गया 1 आ गया यूनिटरी, ठीक है जी। प्रपोर्शनेटली क्या हो रहा है हमारा, सेम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, सिंपल है। अब आते हैं परफेक्टली इलास्टिक, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पर क्या होता है, अगर स्मॉल चेंज लिटल चेंज आया है, ठीक है, लिटल चेंज आया है प्राइजेस में, प्राइस में स्मॉल चेंज आया है, थोड़ा सा चेंज 2% चेंज आने से 1000%, 500% क्या हुआ,
प्राइस बढ़ने से सप्लाई 1000% बढ़ गई, ठीक है। 5% प्राइस घटने से सप्लाई ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फिनिटी है, परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई इज सेड टू बी इन्फिनिटी व्हेन नथिंग इज सप्लाइड एट ए लोअर प्राइस, ठीक है। जो क्या है, जैसे मैंने बोला अप्रोक्स निल है या नथिंग है, सप्लाइड एट ए लोअर प्राइस बट ए स्मॉल इंक्रीज इन द प्राइस कोज सप्लाई टू राइज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, लार्ज अमाउंट। मतलब क्या है, लोअर प्राइस पे क्या है, सप्लाई निल थी, ठीक है, नथिंग थी, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई बहुत ही ज्यादा सप्लायर ने बढ़ा दी, सेलर ने बढ़ा दी, इंडिकेट दैट प्रोड्यूसर विल सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड एट दैट प्राइस, ठीक है जी। तो ये इन्फिनिटी का है कि प्राइस प्राइस जीरो से थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है, या फिर स्मॉल इंक्रीज हुआ तो सप्लाई एकदम ही, जैसे ना उसमें जीरो में क्या थी, इंटेक्ट ऐसे थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई एकदम, थोड़ा सा स्मॉल चेंज करने से, ठीक है जी। ये आपका पांचवा और लास्ट हो गया इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक। 0 1 <1 मोर देन 1 और